जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए खान सर के इस बुक से आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। और साथियों इस प्रैक्टिस सेट में हमने जीके जीएस से टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रखा है। तो साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आज के इस 50 क्वेश्चन में आपको कम से कम 40 क्वेश्चन के सही सही आंसर करने हैं। तो आप लोग पूरा टेस्ट को ध्यान से लगाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं। फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंस है और इस लेंस में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है अवतल और उत्तल लेंस। यानी कि द्विफोकल लेंसों में जो ऊपरी भाग होता है वो अवतल लेंस का होता है और निचले भाग उत्तल लेंस का होता है। और द्विफोकल लेंस का उपयोग कहाँ पर होता है? तो जरा दृष्टि दोष में इसका इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो इसमें से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, बिखरना। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी आंसर बताइए। कोई वस्तु है और वो जो वस्तु है एक तरल में यानी पानी में तैरेगी या फिर डूबेगी, यह किस पर निर्भर करेगा? तो इसका सही जवाब है वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वस्तु और तरल के घनत्व में निर्भर करेगा। ध्वनि तरंगे किस में सबसे तेज गति से चलती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बताया था। ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में कभी भी गमन नहीं करती है। ध्वनि तरंगे सबसे अधिक ठोस माध्यम में गमन करती है, उसके बाद द्रव माध्यम में और सबसे लास्ट में गैस में। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ठोस माध्यम में। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यों का मूल निवास कहाँ पर था? चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। आर्यों का मूल निवास कहाँ पर था? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन, एशिया माइनर। याद रखिएगा साथियों, आर्यों का मूल निवास कहाँ पर था? तो एशिया माइनर। आगे देखिए, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता था? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो साथियों भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले भारत में क्या अनुमान लगाया था? तो प्रति व्यक्ति आय का यानी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। और उस समय प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो 20 रुपये। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो प्यारे साथियों उत्तर वैदिक काल में याद रखिएगा इंद्र का जो स्थान है ये मिला था प्रजापति को।
तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है प्रजापति। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये 28 दिसंबर 1885 को किया गया था A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये 1885 में ही हुआ था। कहाँ पर? बम्बई में। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था W.C. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कीजिए। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इनमें से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अलाई दरवाजा की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है जमात खाना मस्जिद, यहाँ पे बलवन दिया गया है, ये गलत है। बाकी कुतुब मीनार, इल्तुतमिश, हिसार, फिरोज शाह तुगलक, ये सभी सही है। यहाँ पे देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन कुतुब मीनार की नींव पूछे किसने रखा था? तो नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है? ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? सही जवाब है सर सैयद अहमद खान ने कहा था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए बी ऑप्शन में डफरिन, तो इसके कार्यकाल में क्या हुआ था? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है बांग्लादेश के ढाका में। किस युद्ध के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? और देखिए साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है। इससे होगा क्या? आपका रिवीजन होगा। तो किस युद्ध के बाद? तो याद रखिएगा वाटरलू के युद्ध के बाद। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है, पूछा जाता है एग्जाम में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। वायु जनित रोग इनमें से कौन सा है? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। वायु जनित रोग इनमें से कौन सा है? तो देखिए तपेदिक, डिप्थीरिया, निमोनिया, ये सभी क्या है? वायु जनित रोग है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? तो साथियों, मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण याद रखिएगा, पूछा जाता है कान की मांसपेशियां, ये मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? और देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों, किसके संचय के कारण
मांसपेशियों में थकान होती है? तो याद रखिएगा लैक्टिक एसिड। क्या हो जाएगा आंसर? लैक्टिक एसिड। जीवित सरल ऊतक जो पौधों के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह कौन सा है? इस क्वेश्चन पर आप सभी डबल स्टार मार्क कर लीजिए। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। क्या पूछा गया है? जीवित सरल ऊतक जो पौधों के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह कौन सा है? तो ये है कोलेनकाइमा ऊतक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऊतक है? कोलेनकाइमा ऊतक। ये क्या करता है? तो पौधों के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है। पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए। पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो साथियों पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता जो है ये प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब है कोशिका रस से भरी रिक्तियों के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए। कौन सा ऊतक है जो कि पौधों के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? तो ध्यान दीजिए उस ऊतक का नाम है पार्श्व यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है पार्श्व प्रविभाजी ऊतक। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है पार्श्व प्रविभाजी ऊतक। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन 1 अक्टूबर को बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर बताइए। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है वाष्पीकरण का इस्तेमाल होता है। बुलेट प्रूफ स्क्रीन में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आंसर बताइए। बुलेट प्रूफ स्क्रीन में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग होता है? सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रबलित ग्लास का इस्तेमाल होता है। तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस तत्व का परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो सल्फर का होता है जिसका सिंबल एस है और सल्फर एक प्रकार का अधातु है। तो यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा अधातु। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया था? तो प्यारे साथियों उपभोक्ता कानून 1986 को क्यों अपनाया गया था? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा? उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए। बिल्कुल सही है। उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए। ये भी सही है। ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा करने के लिए। ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी के लिए। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ये महानदी पर है उड़ीसा में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब है परमाणु ऊर्जा। ये बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाकी लकड़ी, गोबर, कोयला ये सभी है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है?
चलिए आंसर बताइए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको बताना है इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो देखिए साथियों, किलोवाट आवर की बात करें, याद रखिएगा पूछा जाता है ये किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है? तो देखिए भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन सा है, तो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। लार्वा की कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों, लार्वा की कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया है कायांतरण की प्रक्रिया। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? चलिए सबसे आसान क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है गौतम बुद्ध। इनका जन्म पूछा जाता है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में, याद रखिएगा। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो साथियों, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है केंद्रीय सतर्कता आयोग। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। और यूरेनियम के किस आइसोटोप का इस्तेमाल होता है? तो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? चलिए 32 के लिए आंसर बताइए। वनों के वितरण को दिखाने वाला जो मानचित्र होता है वो कौन सा मानचित्र है? सही जवाब है सी ऑप्शन, थीमेटिक। यहाँ पर सी जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है थीमेटिक। आर्यभट्ट एक महान कौन थे? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आर्यभट्ट एक महान कौन थे? खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी आसान है। भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला सबसे आगे राज्य केरल है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। केरल को गरम मसालों का राज्य भी कहा जाता है। और सबसे अधिक लीची पूछे तो अपना बिहार में होता है। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह कथन किसका है? तो देखिए साथियों, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, ये कहा था किसने? नील्स बोहर ने, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। चैडविक की बात करें तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जेम्स चैडविक ने। समीकरण V बराबर U+AT क्या जानकारी देता है? तो साथियों, समीकरण V बराबर U+AT ये क्या जानकारी देता है? तो ये वेग समय का एक फंक्शन है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो साथियों, राजनीति कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, ये कहा था महात्मा गांधी ने।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, महात्मा गांधी। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो देखिए, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सबसे प्रमुख जो साधन है यह है राजमार्ग। पयोधी शब्द निम्न में किसका पर्यायवाची है? तो साथियों, पयोधी शब्द जो है किसका पर्यायवाची है? तो याद रखिएगा, समुद्र का पर्यायवाची है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो सही कथन बताना है, इनमें से कौन सा है? तो तेल पानी में मिल जाता है, ये नहीं है। स्टोन पानी में घुलनशील है, बिल्कुल गलत है। पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी है, ये तो पूरा गलत है। चीनी पानी में घुलनशील है, ये बिल्कुल सही है। जीएसटी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए, जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम है। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 2017 में। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो इसे याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो देखिए, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दो पुस्तक कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, बार बार पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। अमरवेल किसका उदाहरण है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार मदनी से सिपाही में पूछा गया था। अमरवेल किसका उदाहरण है? तो साथियों, अमरवेल जो है ये एक क्या है? परजीवी है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, परजीवी। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो साथियों, वसीय पदार्थ को ज़्यादा खाने से मोटापा होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए, 3 ओर से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे कि भारत का नीचे साइड का मैप देख सकते हैं, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है? अरब सागर, नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है? पूरा पानी है। यानी कि भारत का जो नीचे साइड है 3 ओर से जल से घिरा है, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। और द्वीप क्या होता है? तो जो चारों ओर से जल से घिरा हो वो द्वीप कहलाता है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा प्रायद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो चलिए बता देते हैं, किसानों के लिए कल्याणकारी योजना इनमें से कौन सी नहीं है? तो कर्मचारी रेफरल योजना ये नहीं है, बाकी ये सभी है। आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? इस क्वेश्चन को शायद अभी हमने कवर किया है, तो आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।